हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फिर से पॉलिटी का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। संसदात्मक तथा अध्यात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आधार जो क्या है, विधायिका कार्यपालिका का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा विधायिका कार्यपालिका संबंध। वही इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं, जान लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि संसदात्मक प्रणाली का जनक कौन है या फिर कहाँ से लिया गया है। तो संसदात्मक प्रणाली का जनक अगर आपसे जनक कौन सा देश है, तो ब्रिटेन। कौन हो जाए, ब्रिटेन। वही बात करें, संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। और क्या बन सकता है इससे पॉइंट, वो भी जान लेते हैं। आपसे पूछ लेता है कि संसदात्मक प्रणाली में किसकी सर्वोच्चता होती है। तो किसकी सर्वोच्चता होती है, तो संसद की सर्वोच्चता होती है। तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं, संसद की सर्वोच्चता होती है किसमें, संसदात्मक प्रणाली में। और आपको पता है कि अध्यात्मक प्रणाली में जो मंत्री सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, किसके प्रति, यहाँ संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका है जो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। लेकिन जब वही बात आएगा अध्यात्मक प्रणाली में, तो क्या इसमें नोट डाउन कर सकते हैं अध्यात्मक प्रणाली में, कि अध्यात्मक प्रणाली में मंत्री सदन क्या है, मंत्री सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। वही बात करें अमेरिका है जो अध्यात्मक प्रणाली का क्या है, श्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका। और क्या कहता है, अध्यात्मक प्रणाली में मंत्री के सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं हो। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ जाइए प्रश्न नंबर 2 पे। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है। तो किसका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 का क, जो कि ये हो जाएगा 279 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जान लेते हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो क्या कहता है 101वां संविधान संशोधन, हो सके पूछ दे कैमा संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2016 में क्या हुआ, देश में एक नया कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया और वस्तु और सेवा कर का परिषद का प्रावधान किया गया। और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना का शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा इस परिषद की क्या था, स्थापना किया था। और वही इस परिषद का अगर मुख्य सचिवालय कहाँ है, ये आपसे पूछ ले, तो इसका सचिवालय है दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में स्थित है। और जो केंद्रीय राजस्व सचिव होता है, इसका पदेन सचिव होता है। वही बात कर ले कि क्या कहता है, संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, ये इसमें क्या है, तो वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है। और 279 की बात कर ले तो शुद्ध आगम आदि गणना का उल्लेख है। इसमें क्या है, शुद्ध आगम आदि की गणना का उल्लेख है 279 में। और वही बात कर ले अगर 282 की, तो संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का उल्लेख है किसमें, तो 282 में।
अब आइए प्रश्न नंबर 3 पे। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब देखिए और प्रश्न जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बन जाता है कि इसका उल्लेख संविधान के कैमी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। तो अनुसूची ध्यान रखना है। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब? तो 1985 में, ये भी ध्यान में रखना है। वहीं बात कर ले कुछ और संवैधानिक संशोधन का जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो जैसे कि 73वां। तो 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके तहत क्या हुआ था? 11वां अनुसूची जोड़ा गया था और पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। वहीं 61वां का बात करें जो कि 1989, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था? उम्र सीमा जो था 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। किसके लिए? तो मतदान के लिए। तो ये सब संशोधन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, चलिए अब आ जाइए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा प्रश्न नंबर 4। शिक्षा के क्षेत्र की हार्टंग समिति किस वर्ष बना? तो जो हार्टंग समिति है शिक्षा के क्षेत्र में, ये 1929 में गठित किया गया। तो 1929 में गठित किया और किसकी अध्यक्षता में किया, हो सकता है ये पूछ दे। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फिलिप हार्टोग, इसीलिए तो हार्टोग समिति नाम है। तो फिलिप हार्टोग ध्यान रखिएगा। और हार्टोग समिति में यह सुझाव दिया गया कि मिडिल स्कूल स्तर पर ही क्या होगा? व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को जोड़ा जाए। वहीं बात करें कि शिक्षा पर सैडलर आयोग पूछा जाता है। शिक्षा पर सैडलर आयोग का ईस्वी या वर्ष पूछ लिया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो शिक्षा पर सैडलर आयोग का कब हुआ था? तो 1917 में बनाया गया था। वहीं अगर पूछता है क्या? हंटर आयोग शिक्षा, ये सब इम्पॉर्टेंट है शिक्षा से, इसलिए ध्यान रखना है। हंटर आयोग शिक्षा पर कब बनाया गया था? तो 1882 में। एक और ध्यान में क्या रख सकते हैं? तो एक और ध्यान में रख सकते हैं क्या? पूछा जो जाता है सर्जेंट समिति शिक्षा, सर्जेंट समिति शिक्षा, जो कि कब? तो 1944 में। और ये सब इम्पॉर्टेंट में से एक है और पूछा जाता है, और खास करके रिपीटेड प्रश्नों में से भी एक है। वहीं बात कर ले कि भारतीय शिक्षा आयोग का क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग डॉक्टर SR कृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पे। राज्य निर्वाचन आयोग किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं का निर्वाचन का कार्य करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका राइट आंसर। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक, और राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है अपने राज्य में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के निर्वाचन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। वहीं आपके अगर अनुच्छेद पूछ ले कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किस में है, तो 243 के में है इसका गठन का उल्लेख। तो ये ध्यान में रखना है। और इसका गठन 5 वर्षों पर किया जाता है। कितने वर्षों पर? तो 5 वर्षों पर। और किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। तो ये सब ध्यान में रखना है। और जो राज्यपाल द्वारा किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो वो भी ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद 243 का के कहाँ होगा, जे कहाँ होगा, ये ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पर हो गए 5 प्रश्न का सॉल्यूशन। और तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सॉल्यूशन कराना पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? ये आपसे पूछा गया है कि मतलब लागू, ठीक है, अधिनियम तो बन गया 2009 में, लेकिन ये पूरी तरह से लागू कब हुआ, ये ही आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ लिया जा रहा है। तो देख लेते हैं। तो जो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 अप्रैल, अगर पूछ दे कितना अप्रैल, तो 1 अप्रैल ध्यान रख सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया, लेकिन 2010 से लागू किया गया। तो इस डेट में कंफ्यूज नहीं होना। लागू कब किया गया तो 2010 में, लेकिन लाया कब गया तो 2009 में। वहीं बात कर ले सर्व शिक्षा अभियान, पूछ लिया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कब लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान जो लागू किया गया था 2000 से 2001 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आपको वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही होंगे। तो सेशन को मिस नहीं किया कीजिए आप लोग। वहीं बात करें शिक्षा नीति कब लाया गया था, शिक्षा नीति कब लाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1968 में लाया गया था। नई शिक्षा नीति कब लाया गया था? देखिए कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर सिर्फ शिक्षा नीति रहेगा तो 1968, लेकिन नई शिक्षा नीति कब लाया गया ये आपसे पूछेगा, तब क्या होगा 1986। यानी कि इसका सिर्फ क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। 68 था उसको उलट दीजिए, 86, नया में 86 हो गया। वहीं जो DS कोठारी आयोग है वो भी किससे संबंधित है, तो शिक्षा से ही संबंधित था। और देखिए एक प्रश्न और यहाँ पे नोट डाउन क्या कर सकते हैं कि संशोधित नई शिक्षा नीति ये कब लाया गया, तो ये 1992 में। इसलिए तीनों को आपको एक तरफ कलेक्ट कर दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हुई 2020 में, वो किनके सिफारिश पर लाया गया, तो कस्तूरी रंगन कौन समिति सिफारिश पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर क्या हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला लाया गया था। तो देख लीजिए एक प्रश्न से आपके और भी कितने सारे प्रश्नों की जानकारी मिल गई। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पे। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ध्यान देना है, आपसे न्यूनतम पूछा गया है और किसके लिए, तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए। तो ये जो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं और क्या पॉइंट यहाँ पे बन सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, तो जो विधान परिषद का गठन हुआ था सर्वप्रथम 1935 के शासन एक्ट के अधिनियम के तहत किया गया था। तो हो सके आपसे यही पूछ दे कि किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 के शासन एक्ट के अधीन किया गया था, ठीक। वहीं इसके सदस्य की अवधि क्या होती है, विधान परिषद के सदस्य की अवधि की बात कर लें तो 6 वर्ष होती है। कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। और विधान परिषद की संरचना की बात कर ले कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 171, क्या, तो अनुच्छेद 171 के तहत। तो ये सब क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। चूँकि और वही राज्यसभा के सदस्य का आयु भी कितना होता है, न्यूनतम 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 25 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। वहीं अगर आपसे पंचायती राज के सदस्यों का न्यूनतम आयु पूछ देगा तब कितना वर्ष, 21 वर्ष। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। और हाँ, इसके पहले जो भी सेशन कराया जा रहा है आप लोग पूरा सेशन किया कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। हर विषय का आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, प्लस टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। तो जितना हो सके
आप लोग वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक, तो ये किससे होता है यही पूछा गया है। और ये सब प्रश्न देखिए, रटा रटाया प्रश्न आपको कोई भी करा देगा, लेकिन आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में, किसमें? अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में ही क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। यही प्रश्न तो हमसे पूछा गया है। वहीं बात कर ले कि इसमें शासन का 3 अंग, वो भी कौन कौन? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और कौन? कार्यपालिका, और एक कौन हो गया? न्यायपालिका। तीनों अंग क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और इसको अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली को निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। ठीक, तो ये भी नोट कीजिएगा। वहीं बात करें तो ये जो प्रणाली है अध्यादेशात्मक प्रणाली में, तो इसके पहले आपको बताए थे कि अमेरिका इसका उदाहरण है, लेकिन और भी प्रचलित है, जैसे ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में क्या है? अध्यादेशात्मक प्रणाली ही प्रचलित है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में आपको बताएं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है? परस्पर समन्वय होता है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर देखते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 9 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये जो घोषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चूँकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी, और लिपि क्या है? हिंदी और लिपि जो कि है देवनागरी, और ये दोनों का उल्लेख है 343 अनुच्छेद के अंतर्गत ही। तो या तो आपसे भाषा पूछे या लिपि, दोनों का उल्लेख आपको 343 में ही मिलेगा। वहीं बात करें, एक पूछा जाता है 345, तो 345 में है राज्यों के भाषा के संबंध में उपबंध है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट माइंड में नहीं कर लेना है। राज्यों के भाषा के संबंध में उपबंध है, किसमें? तब 345 हो जाएगा। यहाँ संघ है, यहाँ राज्य है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, वहीं अनुच्छेद 333 की अगर बात कर ले तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम खुद आपको लिए लिख देंगे। वहीं अनुच्छेद 350 का क एक ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद 350 का क में क्या ध्यान में रख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर क्या? मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, और ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, तो इसीलिए आपको लिख दिए सुविधाएं। अब आइए प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है? किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ऐसे प्रश्न लोग सुनते भी नहीं हैं और इग्नोर करके निकल जाते हैं, लेकिन अब ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें अगर अरस्तु की, तो आपको पता है कि यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे।
यूनानी दार्शनिक थे और इनके गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु। तो अरस्तु के गुरु जो थे वो कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो लिखा गया है, हाँ प्लेटो भी चलेगा, लिखा हुआ है, ठीक ही है। वहीं अपने अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा था? पॉलिटिक्स। तो हो सके चूँकि ये राजनीति से, तो देखिए क्या नाम रखा था अपने ग्रंथ का? तो पॉलिटिक्स। और यूनानी शब्द पॉलिस से ही बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक, ये ध्यान में रखना है। वहीं अरस्तु प्रथम यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजनीतिक शब्द का प्रयोग किस यूनानी दार्शनिक ने किया था? तब भी क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। वहीं प्लेटो की बात कर लें तो सर्वप्रथम राज्य के आदर्श स्वरूप का प्रतिपादन किया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो लिख ही दिए। वहीं प्लेटो की अगर कोई बुक पूछ ले आपसे कि किस पुस्तक की रचना की थी, तो प्लेटो से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? किस पुस्तक की रचना? रिपब्लिकन याद रख सकते हैं, रिपब्लिकन। एक मिनट अच्छा से लिख लेते हैं, रिपब्लिकन। और एक पुस्तक क्या था? द लॉज। क्या? द लॉज। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न की ओर। और आपको बार बार बोल रहे हैं नोट डाउन करते चलिएगा, आपके रिवीजन के लिए आपका नोट्स ही आपको हेल्पफुल रहेगा। अब 11 नंबर पर आइए। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? यानी कि सुझाव प्रथम किसने दिया था? वो भी भारत में। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। सुझाव कहे तो सुधार करिए, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सुझाव दिया था। ठीक, वही बात करें कि इस आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1966 को। कब? तो 5 जनवरी 1966 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये अध्यक्षता हुआ था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे काफ़ी है ये। इस वही बात करें, लोकपाल विधेयक संसद में सर्वप्रथम कब लाया गया था? ये पूछ दिया जाता है। तो लोकपाल विधेयक की अगर बात करें, आप लोग सुन के पूरा पॉइंट लिख दीजिएगा। तो सर्वप्रथम 1968 में लाया गया था। वही बात करें, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लाया गया? अधिनियम, तो ये दोनों अधिनियम लाया गया था 2013 में। अब पिनाकी चंद्र घोष थे जो भारत के प्रथम लोकपाल थे। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं क्या? सॉरी, पिनाकी चंद्र घोष। ये एग्जाम में पूछा हुआ बहुत बार प्रश्न है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम क्या थे? लोकपाल थे। भारत के प्रथम लोकपाल थे। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। कौन सबसे बाद में पीएम पद पर आए थे? यानी कि प्रधानमंत्री पद पर आए थे। तो सबसे बाद में पूछ रहा है। ठीक, तो जो सबसे बाद में आए थे, तो ये जो दिए हुए नाम हैं चारों, उसमें से अगर बात कर लें तो जो सबसे बाद में आए थे वो थे IK गुजराल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो इसमें बस ये ध्यान देना था कि कौन बाद में आए थे और कौन पूछा गया है। बाकी आपको पता है ये पहले प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न आपको हम बहुत बार करवा चुके हैं फुल डिटेल्स के साथ, तो इसलिए जो बहुत बार बताया गया उस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, खुद आप लोग कुछ रिवीजन किया कीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 13 पे, जो कि आ गया है हमारा मिलान करने वाला। क्या? तो समितियां और सुझाव का मिलाव करना। तो बलवंत राय मेहता समिति, तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता संबंधित त्रिस्तरीय पद्धति से। वही अशोक मेहता समिति की बात कर ले,
और साथ ही साथ इसका ईस्वी भी जानते चलते हैं। तो बलवंत मेहता समिति कब आया था? 1957 में, ये भी ध्यान रखना है। अशोक मेहता समिति जो कि द्विस्तरीय समिति पद्धति थी, ये मतलब कब आया था? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। वही LM सिंघवी समिति की बात कर ले, यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवल समिति, जो कि 1986 में आया था। और ये किससे आपका संबंधित हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन पद्धति से, ठीक। और बच गया क्या? GVK राव समिति, जो कि 1985 में बनाया गया था और ये संबंधित है प्रतिनिधित्व सुधार से। तो इसको क्या करना है? ध्यान में रखना पड़ेगा, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब आइए प्रश्न नंबर 14 पे। और आपको ऐसे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलता रहेगा हर विषय का, तो आप लोग रेगुलर सेशन पूरा देखा कीजिए। कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपका सुझाव हो, इस सेशन से संबंधित प्रश्न हो, तो किया कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना काल कर्मानुसार पहली है? तो पहली के पता होना चाहिए कि किसका क्या वर्ष है, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो क्रिस्प मिशन का जो भारत आगमन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। वहीं होम रूल लीग की बात कर ले तो ये कब? तो 1916 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति तो 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। वही अंतरिम सरकार का गठन तो 1946 में। तो देख लीजिए वर्ष के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा पहला? तो होम रूल लीग हो जाएगा पहला। तो इसलिए इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, ये प्रश्न तो आसान थे आप लोगों के लिए। अब बढ़ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अंतर्जातीय परिषद के गठन का जो प्रावधान है, ये या अंतर्जातीय परिषद के गठन का जो परिषद का क्या कह सकते हैं, गठन का प्रावधान है, वो 21 अनुच्छेद में आपको मिलेगा। तो अनुच्छेद 263 में मिलेगा। और वहीं बात करें भारत में कब गठन किया गया था इसका, अंतर्राज्यीय परिषद का, तो भारत में किया गया था इसका गठन 1990 में। और प्रथम बैठक भी हुआ था 10 अक्टूबर 1990 में ही। और अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। सभी राज्यों और संघ राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री प्रशासक क्या होते हैं? शामिल होते हैं। वहीं इसकी बात कर ले कि सचिवालय कहाँ है इसका, अंतर्राज्यीय परिषद या समिति का, तो नई दिल्ली में है। और एक वर्ष में अंतर्राज्यीय परिषद की कितनी बैठक आवश्यक है? तो 3 बैठक आवश्यक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। मेरा यही कोशिश रहता है कि एक प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी मिल जाए। चूँकि यहाँ प्रश्नों की संख्या आपको 20 ही मिलेगी, लेकिन डिटेल्स में आप पढ़िए। जो आपको डिटेल्स दिया जाता है वो ही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसी से आपको प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे भी। अब आइए 16 नंबर पे। 44वां 1978 संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? ये आपसे पूछा। तो कैवा 44वां और 1978। तो ये किया है भारतीय संविधान के 300A अनुच्छेद को। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। तो क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या हुआ था? सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया है, ठीक। और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई है। वही बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, कि इस संशोधन के द्वारा यानी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं क्या, कि 44 में
संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, अनुच्छेद 300 का ए के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर, उतना नहीं लिख देते, बस लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया, हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया, या फिर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक, चलिए, नहीं दिखेगा तो आप लोग सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 17 पे, देखते हैं 17 में क्या है। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया? तो ये अपनाया किससे, तो भारत के उच्चतम न्यायालय का क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं जी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, 17 ना बोले, प्रश्न, हाँ, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया? तो ये किसके द्वारा, तो जापान के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं ब्रिटेन के संविधान से क्या हुआ है, भारतीय संविधान में विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता आदि को क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, जब यहाँ पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तब क्या हो जाएगा जापान, लेकिन विधि का शासन तब क्या होगा ब्रिटेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विधि का शासन। कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जानकारी आपको सटीक ही दी जाएगी। वहीं बात करें कनाडा का संविधान से, तो संघीय राज व्यवस्था, कौन सी राज व्यवस्था, संघीय राज व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, या फिर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति आदि को क्या किया गया है, अपनाया गया है। अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से पता होगा मूल अधिकार, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहाँ से, तो अमेरिका से महाभियोग। बाकी तो पॉलिटी का आपको हम टॉपिक वाइज सेशन कराए हैं और उसमें सारा चीज़ आपको ये सब बेसिक रूप से पढ़ाए ही हैं, तो आप लोग देखते ही नहीं हैं वीडियो, तो हम क्या बोले। अब आइए प्रश्न नंबर 18 पे, देखिए ये है प्रश्न नंबर 18 हमारा, हम पहले ही आगे बढ़ गए थे। बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य जो है यतो धर्मस्तो जय, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और ये सब ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यतो धर्मस्तो जय का अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, या फिर जहाँ धर्म है, कहने का शेष है जहाँ धर्म है यानी कि सत्य है वहाँ जीत है। ये बात तो बिल्कुल सही है, कुछ भी हो जाए बुराई पर सच्चाई ही जीतती है, तो वहाँ जीत है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब महाभारत में कुल 11 बार इससे मिलता जुलता शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। कहाँ, तो महाभारत में कितना बार, तो ये 11 बार, ये ध्यान में रख सकते हैं। चूँकि है तो पॉलिटी का सेशन, लेकिन ध्यान आ गया महाभारत का तो आपको बता दिए। ये चीज़ भी कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी रख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। चलिए, और क्या बच गया है इसमें, और क्या जान सकते हैं, महाभारत में क्या उल्लेख है इसको, यत कृष्णतो धर्मो यतो धर्मस्तो जया, छोड़िए उसको लिखना नहीं है, बस वहीं बात करें भारत का आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहिए या फिर आदर्श वाक्य हो जाएगा क्या, सत्यमेव जयते, जो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, और ये जो है योगेच्छाम बहियाम, ये क्या है, तो ये है जो आदर्श वाक्य किसका है, LIC का है। अब आप लोग खोजिएगा LIC किस क्या होता है। चलिए
अब बढ़ जाते हैं आज के 19वें की ओर। लेकिन आपको पता है उससे पहले आपसे 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है और आपको उसका जवाब देना है, जो कि बहुत कम लोग जवाब देते हैं। तो जब वीडियो देखते हैं तो पूरा जवाब दिया कीजिए, आप ही के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो आपके लिए पहला प्रश्न है, पॉलिटी के सेशन है तो उसी से मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या फिर रिफॉर्म कहिए, इसका वर्ष आपको बताना है, ठीक, कि कब आया था। वहीं दूसरा प्रश्न है आपको कि ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, और ये सब डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, ये है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, ये आपको बताना है, ठीक। और इसके पहले जो हिस्ट्री में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। दूसरा पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब, तो 1917 में। तीसरा पूछा गया था विटामिन ए का मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया था, जिसमें जवाब तो बहुत लोग दिए थे, लेकिन यकृत जो होता है मछली के यकृत का तेल, ये किसी ने नहीं लिखा था। तो मछली के यकृत का तेल विटामिन ए का मुख्य स्रोत। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे, फटाक से बढ़ते हैं 19 की ओर, देखते हैं 19 में क्या है। कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है जो है जेरीमेंडरिंग प्रत्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है, आरंभक है। तो चुनाव क्षेत्रों का जब निर्माण करते हैं तो उस टाइम जेरीमेंडरिंग की कूटनीतिक प्रथा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसका प्रणाली जो है ये कहाँ प्रचलित है, तो ये अमेरिका में प्रचलित है। तो बस इसमें ये चीज़ ध्यान रख लेना था आपको, इसमें बस आंसर ध्यान रखिए। अब आइए प्रश्न नंबर 20 पे, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उप धारा 1 के अधीन कौन सी संस्था का स्थापना हुआ, तो ये हुआ था बिहार पंचायती राज, क्या कहता है किसका संस्था का उदाहरण हुआ था, ग्राम कचहरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ग्राम कचहरी है जो सरपंच, पंच और न्याय मित्र से मिलकर बना है। तो यही आपसे पूछ सकता है कि किस किस से मिल चुके। और ग्राम कचहरी का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम कचहरी में क्या कहता है, ग्राम कचहरी की अगर बात कर ले तो ग्राम कचहरी में क्या होता है, सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे किसी और सेशन को लेके। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। थैंक यू।